नमस्कार। सबसे पहले आपसे माफी मांगता हूँ, इधर कुछ दिनों तक जरा अन्य कामों में व्यस्त था, इसलिए आपसे बातचीत नहीं कर पा रहा था, संपर्क नहीं साध पा रहा था। तो आज का मुद्दा जिस पर मैं अपनी राय आपके सामने रख रहा हूँ वो है पेट्रोल और डीजल या फिर कुकिंग गैस के सिलेंडर की बढ़ती कीमतें। जनाब, एक बात तो बड़े खुलकर कहनी पड़ेगी, हम सब बड़े परिपक्व हो रहे हैं, समझदार हो गए हैं, क्योंकि अब हमें समझ में आने लगा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो बढ़ेंगी ही, इसके अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। और वो इसलिए क्योंकि अब हमें आदत हो गई है, हमें अच्छा लगता है। 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खरीदने में बहुत दिक्कत नहीं है। राजस्थान के कई शहरों में 100 रुपए हो चुका है। दिल्ली में, जो की देश भर में सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल मिलता है, यहां पर पेट्रोल की कीमत 90 रुपए और डीजल की कीमत 80 रुपए हो चुकी है। कहीं कोई आवाज नहीं, सब लोग अच्छे हैं, संतुष्ट हैं, अच्छे से पेट्रोल और डीजल भरवा रहे हैं। कोई टीवी चैनल पागल नहीं हो रहा, दीवाना नहीं हो रहा, पेट्रोल पंप पर रिपोर्टरों की भीड़ नहीं लग रही, सब कुछ स्वस्थ है। लेकिन क्या वाकई सब कुछ स्वस्थ है? जरा सोचिए, कुकिंग गैस यानी कि सिलेंडर की कीमतें बीते 2 महीने में 175 रुपए बढ़ गई है प्रति सिलेंडर। 175 रुपए, कहीं से चूही नहीं सुनाई दे रही। तो इसलिए मुझे लगा कि जरा आज आपसे संपर्क साधकर ये समझने की कोशिश करूं कि क्या महंगाई अब कोई मुद्दा रह ही नहीं गया है। महंगाई की आदत हो गई हम लोग को, और अगर आदत हो गई है तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बातों को और आगे बढ़ाऊं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बातें भी मेरे सामने रखें। लिखिए, जी भरकर लिखिए, पूछिए जितने सवाल पूछने हैं, कुछ ना कुछ जवाब तो निकलेगा, चर्चा होगी तो साहब कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ेगी। तो चलिए, जब तक आप अपने सवाल और चर्चा की बातें सामने रखते हैं, मैं जरा 2 शब्द और कह दूंगा। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल की कीमत डीलर मार्जिन के बाद एक पेट्रोल पंप पर कितने की है? 36 रुपए 50 पैसे। यह पेट्रोल की कीमत है डीलर मार्जिन के बाद। अगर डीलर का प्रॉफिट भी ले लिया जाए, जो कि आमतौर पर बढ़ता ही चला जाता है जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, तो 38 रुपए पेट्रोल की कीमत आती है। आप देते कितना है? 90 रुपए, यानी 62 रुपए आप ज्यादा दे रहे हैं, लगभग 58 रुपए से 62 रुपए। अब आप समझिए यह पैसा कहां जा रहा है। इसमें से सीधे 28 रुपया केंद्र सरकार ले जाती है, बाकी दिल्ली सरकार ले जाती है, यूपी सरकार थोड़ा ज्यादा ले जाती है, महाराष्ट्र सरकार और भी ज्यादा ले जाती है, लेकिन केंद्र सरकार तकरीबन 25 रुपए से 28 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल अपने पास ले जाती है। और यह कम नहीं हो रहा, यही हाल डीजल का भी है। डीजल दिल्ली में 80 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल की कीमत है मात्र 31 रुपए 50 पैसे। 31 रुपए 50 पैसे। और डीजल डीलर मार्जिन वगैरह सब कुछ मिला जुलाकर सब कुछ ले लीजिए, तब भी अधिकतम 33 रुपए का होता है। यानी कि 47 रुपए प्रति लीटर डीजल पर आप सरकार को दे रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। और ये पैसा सरकार इसलिए आपसे ले रही है क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपके शौचालय बनवाने के लिए, आपके डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर के लिए, आपके लिए यूरिया बेस्ड, जो कि नीम बेस्ड यूरिया के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए, आपके इंश्योरेंस के लिए, आपके आयुष्मान भारत के लिए, तमाम इन योजनाओं के लिए पैसा इकट्ठा करती है। और उसके साथ साथ सड़क भी बनवाने का पैसा इकट्ठा करती है, और साथ ही साथ आपसे पर्यावरण के प्रदूषण को लेकर भी टैक्स लेती है। तो ये सब कुछ सरकार आपसे लेती है। जितनी कीमत है उससे कम से कम 1.5 आप सरकार को दे रहे हैं, और हम खुशी खुशी से दे रहे हैं, हमें कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं। यही हाल कुकिंग गैस पर भी है। इसके साथ साथ अगर हवाई यात्रा करने का ख्वाब आपका है और आप करना चाहते हैं, तो जनाब वो भी महंगी हो गई है। 1/3 कीमत बढ़ गई है। मिनिमम बेस प्राइस जो सरकार ने निर्धारित किया है, उस बेस प्राइस को सरकार ने फिर से रिवाइज कर दिया है। और वो इसलिए क्योंकि एविएशन फ्यूल, हवाई जहाज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन, उसकी कीमत सरकार ने बढ़ा दी, उस पर टैक्सेस भी बढ़ गए। तो इसलिए हवाई यात्रा पहले से महंगी हो गई है। ट्रेन की यात्रा भी पहले से महंगी हो गई है क्योंकि डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो इसलिए ट्रेन का टिकट भी अब महंगा हो गया है पहले से। अब आइए इसका दूसरा पहलू आपके सामने रखते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है रोड ट्रांसपोर्ट, जिसके जरिए सामान एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचता है। और हर चीज जो आप खरीदते हैं
उसमें ट्रांसपोर्ट की कितनी हिस्सेदारी आप जानते हैं? तकरीबन 15%। यानी 100 रुपए का सामान अगर आप खरीदते हैं तो उसमें से 15 रुपया ट्रांसपोर्ट ले लेता है। आप समझ रहे हैं ना? तो समझिए इसको अच्छे से। 100 रुपए का सामान है, 15 रुपए ट्रांसपोर्ट ले लेता है। ट्रांसपोर्टर परेशान है, वो धीरे धीरे कीमतें बढ़ाना चाहते हैं, लोग और कीमत देने को तैयार नहीं है। ट्रांसपोर्टर कहता है कि भाई मेरे पेट्रोल और डीजल का भाड़ा बढ़ रहा है, मैं ज्यादा पैसे दे रहा हूं, मैं आपसे सस्ते में कैसे ट्रांसपोर्ट और ढुलाई कर दूं? तो जो सब्जी आप 30-40 रुपए प्रति किलो खरीद रहे हैं, उसमें बस ज्यादा नहीं 5-6 रुपए और जोड़ दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? इतना ही तो बढ़ रहा है, कोई ज्यादा नहीं बढ़ रहा। महंगाई बढ़ रही है, सब्जियां महंगी हो गई, जो आप टॉयलेटरी का सामान, साबुन, तेल, नमक, कुछ भी ले लीजिए, आलू, बैगन, सब कुछ महंगा हो रहा है और लगातार महंगा हो रहा है। याद कीजिए 2013-14 में जो तमाम चीजों की कीमतें थी, आज 7 साल बाद उसमें कितना इजाफा हुआ है? लगभग दुगनी हो चुकी है। अगर आपकी तनख्वाह दुगनी से ज्यादा नहीं हुई है तो आप पहले से ज्यादा गरीब हो चुके हैं, और अगर आपकी तनख्वाह पहले से दुगनी से ज्यादा हो चुकी है तब तो आपके बल्ले बल्ले साहब, क्योंकि आप बचत कर रहे हैं। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि अधिकांश भारत में लोगों की तनख्वाहें या आमदनी दुगनी से ज्यादा नहीं हुई है बीते 7 साल में। तो अगर आपकी आमदनी दुगनी से ज्यादा नहीं हुई है तो आप उतना भी नहीं कमा रहे जितना आप 2013 में कमाते थे या आप 14 में कमाते थे, तो आप तो घाटे में है ना साहब। तो जो आप घाटे में हैं तो फिर मस्त रहिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं होंगी। यह अलग बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2012 के मुकाबले सीधे आधी या उससे भी कम है। 2012 में क्रूड ऑयल की कीमत $122 प्रति बैरल थी, आज $64 प्रति बैरल है। बहुत तेजी से बढ़ने के बाद अब से 6 महीने पहले तक क्रूड ऑयल $50 प्रति बैरल से भी नीचे था। लेकिन हमारे यहां पेट्रोल की कीमतें कम नहीं। हम जो पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस की कीमतें दे रहे हैं वो किन किन देशों से ज्यादा है, ये भी जरा सुन लीजिए। हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जो हमारे जरिए ही पेट्रोल मंगवाता है खाड़ी के देशों से, हमारे रास्ते से वहां तक पहुंचता है, वहां पर पेट्रोल की और डीजल की कीमतें कम है। बांग्लादेश, वहां भी कम है। भूटान कम है, म्यांमार कम है, श्रीलंका कम है, भैया पाकिस्तान में भी कम है। और पाकिस्तान की महंगाई का रोना हम टीवी पर दिखाते दिखाते थकते नहीं है कि देखिए पाकिस्तान कितना बुरा हाल है, फटे हाल है पाकिस्तान, क्योंकि इतना महंगा सब कुछ वहां बिकता है। याद है आपको, अभी कुछ ही दिनों पहले आपने प्याज खरीदा था तकरीबन 80 रुपए प्रति किलो। आज प्याज की कीमत जरूर कम हो गई होगी, लेकिन क्या वो देश जो कि दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है कृषि क्षेत्र का, वहां साग, सब्जी, फल इतने महंगे होने चाहिए? यह सवाल मैं आपके लिए रख रहा हूं, क्योंकि ये महंगी चीजें जो आप खरीदते हैं वो पैसा किसानों को नहीं मिलता। वो किसान जो सड़कों पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं और एमएसपी के लिए जान लगाकर बैठे हैं, उन किसानों को यह पैसा नहीं मिलता जो आप उन लोगों को देते हैं जो रेहड़ी पर लगाकर आपके सामान बेचते हैं, क्योंकि जो पैसा आप उनको देते हैं वो बिचौलिए खाते हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल मैंने कई जगहों पर पढ़ा, कई जगहों पर किसानों को 1 से 1.5 रुपए प्रति किलो टमाटर बेचना पड़ा मंडी में। 1.5 रुपए प्रति किलो टमाटर। मैं शर्तिया तौर पर कह सकता हूं कि 15 रुपए प्रति किलो टमाटर से कम पे आप नहीं खरीदते होंगे किसी भी शहर में। गांव में भी 10 रुपए प्रति किलो टमाटर, प्रति किलो से कम नहीं होगा टमाटर। तो बाकी का 8.5 रुपया या फिर 13-14 रुपया कौन खा रहा है? इसके बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं करता इस देश में? और क्यों नहीं चर्चा होती इस बात पर कि आखिरकार ये जो इतना पैसा, इतना राजस्व हम जमा कर रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं इन तमाम इनडायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा। आप नमक भी खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स है, क्योंकि उस पर भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का असर पड़ता है। एक गरीब आदमी जो प्याज और नमक खाकर, रोटी खाकर अपना पेट भरता है, बीपीएल कैटेगरी, वो भी सरकार को पैसा दे रहा है। यह बात अलग है कि सरकार उसे मुफ्त में घर देने का ऐलान करती है। यह बात अलग है कि सरकार उसे मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात करती है।
ये बात अलग है कि सरकार ये कहती है कि हम आपको साल में 6,000 रुपए देंगे जिसके जरिए आप अपनी खेती और घर परिवार चला सकते हैं। पेंशन की बात करती है, ये सब बातें सरकार करती है, लेकिन इसके लिए पैसा दे कौन रहा है? वही गरीब आदमी, वही फटेहाल आदमी जो नमक और प्याज खाकर अपना पेट पाल रहा है। हम तो दे ही रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग तनख्वाहशुदा लोग हैं। हम सिर्फ प्याज और नमक पर खाना नहीं खाते, हम और भी खाते हैं। सब्जियां खाते हैं, आलू खाते हैं, टमाटर खाते हैं, प्याज खाते हैं, फल खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है। लेकिन हम में से कोई भी इस पूरी बात को लेकर कहीं भी बुरा नहीं फील करता है। मैंने ट्वीट किया अभी कुछ देर पहले, तो एक सज्जन ने जवाब दिया, भाई पहले हमें इसलिए तकलीफ होती थी पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें देने में, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल पर सरकार टैक्स एकत्रित करती थी वो पैसा लूट लिया जाता था। आज वो पैसा लूटा नहीं जाता है। आज उसी पैसे से गरीबों के लिए शौचालय बनाया जा रहा है, मकान बनाया जा रहा है, स्कूल बनाया जा रहा है, अस्पताल बनाए जा रहे हैं। हमें अच्छा लगता है कि हमारे पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। पलटकर मैंने साहब से यही पूछा, जनाब ये तो बताइए, ये पैसा सिर्फ आप दे रहे हैं या वो गरीब आदमी भी दे रहा है? वो गरीब आदमी जिसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, वो गरीब आदमी भी उतना ही पैसा दे रहा है अपनी जेब से जितनी आप दे रहे हैं। क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें हर किसी के लिए बढ़ती हैं, एक तबके के लिए नहीं। इस बात की समझ होनी चाहिए। चलिए जरा कुछ चर्चाएं है साथ में है, जरा बातचीत की जाए। ये सरकार देती है, चलो मीडिया वाले आज आखिर बोले। अच्छा साहब, चलिए धन्यवाद, आपने हमें सराहा। आप तो लगता है कि हम सब कुछ करते ही नहीं, कर दो जाते हैं, हम लोग करते रहते हैं। सांसद और एमएलए अपनी तनख्वाह कम करते, जनता को लूट इस्तेमाल। अनवर साहब, हम कहां बात कर रहे हैं? मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूंगा। अगर आप नौकरी करते हैं, साल भर आप मेहनत करते होंगे और हर दिन यही सोचते होंगे कि कहीं मेरा बॉस मेरे काम में कोई कमी न निकाल दे। साल भर 365 दिन मेहनत करने के बाद आपको यह उम्मीद जागती है कि इस साल मेरा इंक्रीमेंट अच्छा होगा। और अच्छा इंक्रीमेंट क्या होता है साहब? कुछ एक कंडीशन में 8%, कुछ एक कंडीशन में 10%, और अगर प्रमोशन मिल गया तो 12%, है ना? और वो ही ये तब होता है जब आपका बॉस आपसे मोहब्बत करता है। वरना बॉस ने अगर नजर टेढ़ी कर दी, आप करते रहिए काम, कोई फर्क नहीं पड़ता, 6% काम खत्म, चैप्टर क्लोज। लेकिन जनाब सांसद और विधायक ये उच्च श्रेणी के लोग हैं। इन्हें तनख्वाह बढ़ाने के लिए जनता से नहीं पूछना पड़ता कि साहब हमने अच्छा काम किया कि नहीं, बताइए हमारा रिपोर्ट कार्ड कैसा है। ये तो खुद ही तय करते हैं, आपस में बैठते कहते भाई हमारा खर्चा नहीं चल रहा है इसलिए हम तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, पास कर लेते हैं, पैसे मिल जाते हैं। कोरोना की वजह से आजकल पल्स पर रोक लगा हुआ है। केंद्र सरकार ने तो रोक लगा ही रखी है, कुछ राज्य सरकार ने लगा रखी है। लेकिन जनाब वो तो बहती गंगा है, बहती गंगा में आप चुल्लू भर पानी निकाल भी लिए तो क्या फर्क पड़ता है? वहां कोई दिक्कत नहीं होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर सांसदों और विधायकों को दिक्कत हो गई तो देश कौन चलाएगा? आप थोड़ी चलाएंगे, आप तो नौकरी कर रहे हैं ना। चलिए आप नौकरी करते हैं। खैर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग गालियां भी लिख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। समझ में नहीं आता कि करोड़ों की संपत्ति वाले लोग और गाड़ी खरीदने में 100 रुपए प्रति लीटर देने में इतना सोचते क्यों हैं? सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। अब जरा ये सवाल भी पूछिए साहब कि करोड़ों की गाड़ियां खरीदता कौन है? चलिए इस पर एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं और जरा अपना दिमाग खुजाइएगा। 50 लाख रुपए से ऊपर की कीमत की गाड़ियां हिंदुस्तान में कितनी बिकती हैं आप जानते हैं? चलिए मैं बता देता हूं आपको। तकरीबन 2 से 2.25 लाख गाड़ियां 50 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत की हिंदुस्तान में प्रतिवर्ष बिकती है। मर्सिडीज, BMW, ऑडी, तमाम तरह की गाड़ियां, है ना? इन गाड़ियों को खरीदने वालों की तनख्वाह 1 करोड़ से कम तो ना होनी चाहिए, आमदनी भी। तो यानी कि हर साल हमारे देश में 2 से 2.25 लाख लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ या उससे कहीं ज्यादा की आमदनी कमाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में घोषित आय 1 करोड़ से ज्यादा कितने लोगों की है? जमा खाता 65,000, सिर्फ 65,000 लोग पूरे हिंदुस्तान में, 65,000 लोग पूरे हिंदुस्तान में पिछले वित्तीय वर्ष के आधार पर यह आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिन्होंने यह घोषित किया है कि वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं।
यानी अगर वो सारे 65,000 लोग एक एक गाड़ियां खरीद चुके हैं तो दोबारा गाड़ी खरीदने की हिम्मत तो उनमें होनी नहीं चाहिए। और अगर उनमें हिम्मत नहीं है तो फिर ये बाकी 2.25 लाख गाड़ियां खरीद कौन रहा साहब? इसका कोई खाका देगा? कोई बताएगा कि ये गाड़ियां कौन खरीद रहा है? सरकार इसके बारे में सवाल क्यों नहीं पूछती? और आप क्यों नहीं पूछते सरकार से सवाल? तो ये जो 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की बात है, ये देने में जो खटक रहा है ना, ये 2.25 लाख लोगों के लिए नहीं है, ये 65,000 लोगों के लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए है। हम लोग कॉमन पीपल, मैंगो पीपल। चलिए और आगे चलते हैं। क्या भलाई कर रही है सरकार? तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। बीप 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 बीप। ये रुद्र कुमार ठाकुर जी, रुद्र जी, पहले तो बीप 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 मत लिखा कीजिए, असभ्य भाषा अच्छा नहीं लगता साहब। सरकार भला तो कर ही रही है, कम से कम लोग खुश हैं, आप नहीं खुश हो सकते, सरकार को ऐसा लगता है। स्टेट का कितना खा रही है? पवन राजपूत जी पूछ रहे हैं। पवन जी, मैंने आपके सामने आंकड़े रखे। अगर आप दिल्ली की बात करें तो तकरीबन 21 से 22 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पर अरविंद केजरीवाल सरकार को पैसे मिल रहे हैं। अब ये पैसा वो मुफ्त बिजली बांटने में, मुफ्त पानी देने में, मुफ्त 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 जो दिल्ली सरकार ने लगा रखा है उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो आम लोगों का फायदा हो रहा है। लेकिन वही आम लोग बढ़ी हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी देते हैं, उनका कितना फायदा होता है ये तो खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन मुफ्त है, बिजली मुफ्त मिलती है दिल्ली में, इसलिए अच्छा है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपकी सारी बातें हैं। अफसोस ये होता है कि आप लोग जरा सार्थक बात लिखिए ना, क्या पढ़ के बताऊं, समझ में नहीं आता। अच्छा, एक साहब पवन राजपूत जी, आपकी तनख्वाह कितनी है? सही बोलना, इग्नोर मत करना। जनाब, मेरी तनख्वाह उतनी है जितना में मेरा घर चल जाता है। अब मैं तो आपकी तनख्वाह और आपकी उम्र आपसे पूछ नहीं रहा, आप मेरी क्यों पूछना चाहते हैं? खैर, किसी ने कहा कि मैं अंधभक्त भी हूं। अंधभक्त किसका हूं? सरकार का, विपक्ष का, या भगवान जाने किसी का? मुझे तो लगता है कि मैं पत्रकार हूं। गोदी मीडिया 2013 में पीएम मनमोहन जी को कैसे घेरता था? आप मोदी का, भाई साहब समझ में नहीं आया। अमित वर्मा जी, एक तो मुझे ये शब्द नहीं समझ में आता, गोदी मीडिया। भाई, गोदी में कौन बैठा हुआ है और किसके बैठा हुआ है? आपको अगर कोई टीवी चैनल पसंद आता है तो देखिए, नहीं पसंद आता मत देखिए, रिमोट आपके हाथ में, मत देखिए ना। किसने कहा आपको? देखते हैं तो फ्रस्ट्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होगा, तकलीफ बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मत देखिए, शांत रहिए, एकदम शांति आवश्यक है। निशांत पटेल जी हैं, 2014 में हमने मोदी जी को वोट दिया, करप्शन खत्म करने किया जाए, एजुकेशन सिस्टम सही हो, पर ये वो नहीं कर पा रहे। निशांत जी, आपने वोट दिया तो जाहिर सी बात है मोदी सरकार को आपने अच्छा समझा होगा, तभी आपने वोट दिया था। आपके पास 2019 में भी मौका आया होगा वोट देने का, उम्मीद है आपने वोट दिया होगा। अगर आपको लगता है कि आपने 2014 में गलती की तो आपने सुधारा होगा, और अगर आपने 2019 में मोदी सरकार को एक बार फिर से वोट दिया है तो जाहिर सी बात है ये आपकी चुनी हुई सरकार है, इसलिए ठीक है, आपको खुश होना चाहिए। सूरज सिंह जी, गोदी मीडिया मीन्स मोदी के गोद में बैठने वाला मीडिया। जनाब, मोदी जी सम्मानीय प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी कर आप लोग क्या बहुत नाइंसाफी नहीं कर रहे? मुझे लगता है कि आपको जरा अपने इन विचारों पर थोड़ा लगाम लगाना चाहिए। तो मुद्दे पर वापस लौटते हैं साहब। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें भी हो रही। मोहम्मद नसीर साहब मुझे तारीफ कर रहे हैं, धन्यवाद नसीर साहब। सोनू जी हेलो बोल रहे हैं, और मोनिका वेद जी मुझे देख रही हैं। मोनिका जी बहुत धन्यवाद, आप लगातार देखते रहती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मुद्दा ये है जो मैंने अभी आपके सामने रखा, महंगाई है जबरदस्त। ये महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है, इसमें भी कोई दो विचार नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि आज एक बिखरे हुए और कमजोर विपक्ष की वजह से हमारे देश में किसी भी तरह की आवाज उठाना नामुमकिन है। और आज जो महंगाई की स्थिति है, आज जिस तरह से महंगाई लगातार कुचाले मारते हुए बढ़ रही है, उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को जिम्मेदार मानता हूं। और वो इसलिए क्योंकि आज विपक्ष में इतना दम नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ एक मुहिम खड़ा कर सके। विपक्ष अपना काम नहीं कर रही, विपक्ष बिल्कुल तितर बितर है, विपक्ष बिल्कुल
विचारहीन है और विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। विपक्ष एक पिटी हुई लकीर पर बार बार लाठी मारकर अपने आप को साबित करना चाहती है कि वो विपक्ष के तौर पर काम कर रही है। जनाब, इसे विपक्ष नहीं कहते। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना आवश्यक है, और मजबूत विपक्ष का मतलब यह नहीं होता है कि लोकसभा में नंबर हो। मजबूत विपक्ष का मतलब होता है कि एक सुलझा हुआ, सोचने वाला और मार्मिक विपक्ष हो, जो लोगों के मुद्दों को समझे, उसे सही शब्दों में लोगों के सामने प्रस्तुत करें, ताकि लोग अपनी मुसीबतों को सामने देखकर उसे आइडेंटिफाई करकर विपक्ष के साथ जुड़ें। लेकिन आज विपक्ष ये सब कुछ नहीं कर पा रहा। आज विपक्ष लगातार सरकार पर निजी हमले करता है, और निजी हमले करने से आप सरकार को मजबूत करते हैं साहब, आप सरकार को कमजोर नहीं करते। आप अपना व्यक्तिगत एजेंडा चला सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्सनल व्यक्तित्व पर आप चाहे जितना भी वार कर लीजिए, उनकी लोकप्रियता को विपक्ष नहीं धूमिल कर सकता। यह बात विपक्ष को आज समझनी पड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इकबाल लोगों के बीच में बहुत मजबूत है, और विपक्ष के किसी भी नेता में आज यह काबिलियत नहीं है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इकबाल के बराबर भी खड़े हो सके। तो या तो आप पहले की लकीर से बड़ी लकीर खींच दो, या फिर आप ऐसी लकीर खींचो जो पहले की लकीर से ज्यादा मोटी और मजबूत हो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप नकलची बंदर के अलावा और कुछ नहीं कह पाएंगे। और यही स्थिति आज हमारे विपक्ष की है। सरकार या फिर सत्ता पक्ष एजेंडा तय करता है और एजेंडा सेट कर देता है, विपक्ष उसको पीटता रहता है। तो विपक्ष कर क्या रहा है? सरकार को फॉलो ही तो कर रहा है, सत्तारूढ़ पार्टी को फॉलो ही तो कर रहा है। विपक्ष की अपनी कोई सोच ही नहीं। जरा याद कीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं उन दिनों को देखता हूं जब बहुत सारे लोग पुराने बीजेपी के नेताओं के क्लिप्स फॉरवर्ड करते हैं, कहते हैं देखिए पेट्रोल की महंगाई पर ये लोग क्या क्या कहते थे और आज क्या हो रहा है। जनाब, यही तो आज आपको करना था। जब यूपीए की सरकार थी, बीजेपी के प्रत्येक नेता तमाम तरह की दलील देकर लोगों के दिमाग में इस बात को बैठाते थे कि देखिए महंगाई कैसे आपको मारी जा रही है, खाई जा रही है। लेकिन आज हमारा विपक्ष इतना बेकार हो चुका है कि वो लोगों के दिमाग में प्रताड़ित होने के बाद भी उनकी प्रताड़ना को उकेर नहीं पा रहा। ये विपक्ष की कमजोरी है, लोगों की नहीं। लोकतंत्र में सबसे आवश्यक है विपक्ष का मजबूत होना, निश्चित होना, ठोस होना, जो कि फिलहाल नहीं है। और यही वजह है कि आज सरकार जो चाहे वो करके निकल सकती है, और सरकार के इकबाल पर कोई बाल बांका नहीं कर पा रहा। यही वजह है कि आम लोग भी चाहकर कुछ नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं कहता हूं ये न्यू इंडिया है, सुखी इंडिया है, यहां सब कुछ अच्छा है। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, और फिर मुलाकात हुई। नमस्कार।